हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम आपके पास एक ऐसी केस की खबर लेकर आए हैं जो देश में बहुत ही दिनों से हाईलाइटेड चल रही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्मिष्ठा पनोली के केस की। और इस केस में जो ऑर्डर कॉपी आ गई है उससे हमें बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ और बातें पता चली है जो कोर्ट रूम में हियरिंग के दौरान नहीं सुनने को मिली थी। इसलिए भी क्योंकि इस कोर्ट रूम में कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज थे या किसी और वजह से लाइव हियरिंग बंद हो गई थी। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि शर्मिष्ठा पनोली को 5 जून को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी गई थी। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हुए थे, बहुत सारी बातें होती थी। वेकेशन बेंच के जज जस्टिस राजा बसु चौधरी के सामने ये सब मामले आए और उन्होंने काफी तीखे सवाल किए, बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट से लेकर पिटिशनर के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह से भी पूछे थे। अब इस केस में स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स तो बहुत रेपिटेटिव थे और उन्होंने बार बार यही बातें बोली थी कि उन्होंने कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं तोड़ा है। ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए इस केस में शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट किया है। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट में हमने देखा था कि जस्टिस राजा बसु चौधरी को कई सारे लॉ के क्वेश्चंस मिले थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना सही नहीं है जब वारंट ऑफ अरेस्ट मौजूद है। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए अरेस्ट किया था, जो कहीं ना कहीं स्टेट के पावर का एक्सेसिव यूज हो गया था। तो अब इस ऑर्डर कॉपी में क्या बातें कही गई है और इस हियरिंग में एक और रिक्वेस्ट क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने की थी और उस पे भी कोलकाता हाईकोर्ट का क्या रुख रहा है। ऑर्डर कॉपी से हमें 3-4 नई चीजें पता चली है। कैसे स्टेट गवर्नमेंट ने एक और रिक्वेस्ट की थी कोलकाता हाईकोर्ट से, एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने हियरिंग के एंड तक एक और बात उठाई थी। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है कि नहीं वो हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कोलकाता पुलिस को एक और एडिशनल क्या ऑर्डर दिया गया था। तो व्यूअर्स, आप जैसा कि ऑर्डर कॉपी देख सकते हैं तो इसमें पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स की तरफ से लोगों को दिखाया है और हमने कहा है कि सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने शर्मिष्ठा पनोली को रिप्रेजेंट किया और वहीं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लर्नेड एडवोकेट जनरल किशोर दत्त मौजूद थे। और यहाँ पे ये साफ तौर पर लिखा है सेकंड पॉइंट पे कि द पिटिशनर एट द स्टेज प्रेज फॉर एन इंटरिम बेल। अब इस ऑर्डर कॉपी में जो 3 जून को भी हियरिंग हुई थी जिसमें जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी मौजूद थे, उनके भी ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स इस ऑर्डर कॉपी में दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिटेडली इन अ कंट्री लाइक आवर्स पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, कम्युनिटीज एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स कोएग्जिस्ट। Therefore, one should exercise caution when making any comments in the media or before the public। ये बातें जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी ने कही थी शर्मिष्ठा पनोली के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भी, बट उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। पर इसके साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट की उस बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि बिफोर द कोर्ट नो मटेरियल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू शो द एग्जैक्ट कमेंट्स मेड बाय द स्टूडेंट नॉर हैव एनी डॉक्यूमेंट्स बीन सबमिटेड टू इंडिकेट वेदर अ नोटिस वाज इशूड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। तो कहीं ना कहीं ये बातें तो सामने आई थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये एग्जैक्टली तो शो ही नहीं किया है कि शर्मिष्ठा पनोली ने अपने कमेंट्स में क्या कहा था, कौन सी बातें उन्होंने कही थी, कौन सी बातों की वजह से इतना पूरा हंगामा मचा था। पर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बातें ऐसी भी रखी गई थी जो कोर्ट ने नोटिस किया। उन्होंने कहा कि द स्टेट हैज प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट टाइटल्ड इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट and contends that the grounds of arrest were disclosed to the petitioner in compliance with the provisions of Article 22 of the Constitution। यहाँ पर कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट तो दिखाया है कि उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिया था, तो ऐसे में उन्हें एक मौका देना चाहिए सुनने के लिए। इसी वजह से जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी ने 3 जून को इंटरिम बेल पनोली को देने से मना कर दिया था। अब जब ये मामला जस्टिस राजा बसु चौधरी के सामने पहुंचा तो उन्होंने इस मामले की जांच की, उन्होंने केस डायरी की जांच की और उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है 6th पॉइंट में कि फ्रॉम द केस डायरी आई नोटिस दैट अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैड बीन इशूड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलीपुर कोर्ट ऑन 22 मई 2025 एटसेट। और इसी वारंट ऑफ अरेस्ट पे जाकर कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट किया था 30 मई को। और यहीं पर यह भी लिखा हुआ है केस डायरी में कि पिटिशनर को इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए गए थे उनके अरेस्ट के दौरान। पर यहीं पर अब इस ऑर्डर कॉपी में सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने जो सब पॉइंट्स उठाए थे उसकी बात की गई है। उन्होंने कहा कि लॉ स्टूडेंट है, जो पिटिशनर है वो सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट है और वो इस केस में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ऊपर से उसका खुद की
मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया था। उसके खिलाफ जो थ्रेट्स आ रहे थे, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो उन्हें ईमेल किए जा रहे थे, उसकी वजह से ही उन्हें कोलकाता छोड़ के जाना पड़ा। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने कलकत्ता पुलिस के उस पॉइंट को काउंटर आर्ग्यू किया है जहां पे उन्होंने बोला कि उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि द पिटिशनर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट वाज नॉट मेड अवेयर ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन द डॉक्यूमेंट कैप्शन्ड इंटिमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इट वाज ओनली मेंशन्ड अंडर द हेडिंग ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दैट अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैड बीन इशूड। तो जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का जो डॉक्यूमेंट कलकत्ता पुलिस ने दिखाया उसमें बस यही लिखा हुआ था कि एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू है, इसके आगे पीछे कोई बातें नहीं लिखी हुई थी। जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह ने ये बात भी बोली कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलीपुर के थे उन्होंने इस केस में जो ऑर्डर दिया था वो सीधे अरेस्ट का ऑर्डर नहीं था और उस ऑर्डर को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके इस केस में जो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया गया है वो बहुत ही मैकेनिकल तरीके से किया गया है, गलत तरीके से किया गया है। तो व्यूअर्स, अब इस ऑर्डर कॉपी में इंटिमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द ग्राउंड्स फॉर योर अरेस्ट एज फॉलोज में सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है और वो भी एज सच डिटेल में नहीं दिया गया है। और जिसके बाद ही जस्टिस राजा बसु चौधरी ने भी अपनी पर्सनल ओपिनियन में कहा कि एज नोटेड अबव आई फाइंड दैट द वारंट ऑफ अरेस्ट व्हिच हैज बीन इशूड अपीयर्स टू बी इशूड इन अ मैकेनिकल manner, especially having regard to the fact that the court in its order dated 22nd May 2025 had only afforded liberty to the investigation officer to arrest the petitioner by noting that investigation officer has got ample power to arrest। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया गया वो गलत तरीके से हुआ, एक मैकेनिकल वे में हुआ है। और यहाँ पर जो अलीपुर कोर्ट ने इस मामले में जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास लिबर्टी है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि उन्हें अरेस्ट ही करना चाहिए। जिसके साथ ही बहुत बड़ी बात जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कही, उन्होंने कहा द ऑर्डर एंड कॉन्सिक्वेंशियल वारंट ऑफ अरेस्ट इन माई व्यू डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट टू ऑथराइज डिटेंशन स्पेशली व्हेन द ऑफेंस पनिशेबल वाज बाय इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड ओनली अप टू 3 years एंड वन ऑफ द सेक्शन चार्ज्ड वाज बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। और यहीं पर जस्टिस राजा बसु चौधरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि इस इंस्टेंट केस में जो एक प्राइमरी चैलेंज है इस रिट पिटिशन को वो ये है कि कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिया हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस होते हैं यूजुअली, जैसे कि मर्डर, रेप या थेफ्ट के केसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लगते हैं, इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माना जाता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यूजुअली 7 साल के नीचे के नहीं होते हैं, इस पर पनिशमेंट 7 साल के ऊपर की मिलती है। पर यहीं पर इस केस में जस्टिस राजा बसु चौधरी का ये पॉइंट था कि इस पूरे केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिख रहा है। जो भी ऑफेंस है, जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो 3 साल के अंदर की मिलेगी और ऐसे में बेल डिनाई करने की बात करना गलत हो जाता है। अब वापस से जस्टिस राजा बसु चौधरी ने यही बोला कि अभी तक उनके सामने ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिससे ये पता चले कि पिटिशनर ने एग्जैक्टली क्या बोला था, उनके वीडियो में क्या बात बोली थी। और उन्होंने ये वापस से उठाया कि 3 जून को भी जो हियरिंग हुई थी उसमें भी कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि ऐसा कोई भी मटेरियल उनके सामने प्लेस नहीं किया गया है। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा भी कि पिटिशनर को ध्यान में रखते हुए लॉ स्टूडेंट है, टेंडर एज की है और उनके सारे डिवाइसेस सीज किए जा चुके हैं, पुलिस कस्टडी में या पुलिस इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आई एम ऑफ द व्यू दैट कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ द पिटिशनर इज नॉट नेसेसरी। जिसके साथ ही उन्होंने उनके बेल के कंडीशन सेट किए। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंगली द पिटिशनर नेमली शर्मिष्ठा पनोली at the rate Sharmishta Panoli Raj be released on bail upon furnishing a bond of rupees 10,000 to the satisfaction of the Chief Judicial Magistrate Alipur, subject to the condition that the petitioner shall cooperate with the investigation officer. She shall not leave the country without express leave of the learned CJM। यहाँ पर ये भी कहा है कि ये मेक श्योर करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अननेसेसरली उन्हें समन्स ना भेजे। यहाँ पे ये बात भी बोली गई है। It is made clear that the investigating officer shall not unnecessarily summon the petitioner and provide adequate notice, and also would be conscious that the petitioner is pursuing her studies from Symbiosis Law School Pune। और यहाँ पर उन्होंने एक और ऑर्डर दिया है कलकत्ता पुलिस को। असल में
इस हियरिंग में ये बात भी पता चली थी कि उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल होने के अलावा शर्मिष्ठा ने खुद से कंप्लेन फाइल किया था जब उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। इस केस में जो अरेस्ट हुआ है वो मैकेनिकल हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को बेल दे दी थी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या आप कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।